दोस्तों, मैं संजय सिंह सब एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मित्र, मैं यूपी टेट का क्लास स्टार्ट किया है और आप इतना जान ले कि मैं आपका एक टीचर नहीं, आपका एक शुभचिंतक हूं, आपका एक मित्र हूं, है ना। और यूपी टेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हो, सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, है ना, यहाँ पर हम लोग उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको जो भी इंक्वायरी में जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी जानकारी लेनी हो, तो वो इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। मित्र देखिए, यूपी टेट को पास करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीजें हैं और वो दो चीजों का हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला क्या है, तो पहला आपके पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और दूसरा एक मार्गदर्शक जो एक सही तरीका से कम समय में ज्यादा कुछ आपको बता दे। तो वो सब एग्जाम चैनल है। सब एग्जाम चैनल के माध्यम से हमारा आपके साथ जो सहयोग बनेगा, जो प्रयास बनेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिएगा कि एसएसटी में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रीवियस जो क्लास था हमारा, पहले वाला जो क्लास था, उसमें हमने आपको क्या दिया, उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि सामाजिक अध्ययन के किन किन टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। आज हम लोग उन्हीं सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक उसे हम अध्ययन करेंगे। इतना जान लीजिए कि एक भी एसएसटी में अगर आपका 60 प्रश्न पूछ रहा है, उसमें कुछ यूपी का भी प्रश्न होगा, यूपी जीएस का है, उसका भी कुछ प्रश्न उसमें इंक्लूड होगा। तो वो 60 प्रश्न का ज्यादा से ज्यादा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई प्रश्न का आंसर हमें नहीं भी पता है तो ऑप्शन को देखकर हम उस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। तो इतनी जानकारी आपको मिलेगी और मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कम से कम 500 प्रैक्टिस सेट, जब एग्जाम का जो डेट है वो बहुत नजदीक हो जाएगा तो उस समय हम लोग 500 सेट पर एक्सरसाइज करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। अभी सीटेट का हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, 3 बजे से चलता है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग एसएसटी का समान अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। बस आप लोग एकदम जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का फल हमेशा आपका जानते ही है मीठा होता है। तो आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, हमारी टीम के साथ आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत या कोई समस्याएं नहीं होने वाली है। मित्र आइए देखिए, हम लोगों का इतिहास का जब हम सिलेबस पर परसों मैंने चर्चा किया था तो क्या बताया था कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को जानने का क्या स्रोत हो सकता है। तो इतिहास के जानने का 2 ही स्रोत मेन है। पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत, गैर ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो भी एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो भी साक्ष्य में प्राप्त होता है, जैसे मृदभांड हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, है ना, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं और प्रागैतिहासिक काल के बाद का जो इतिहास है उसे हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, आर्य जो लोग आए हैं, आर्य कहां से आए,
तो बोलिएगा कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्र से आए। आर्य जब भारत में बसे तो भारत में जो आर्य आए हैं वो कहां से आए, तो ईरान से आए। मध्य एशिया के बाद ईरान और ईरान के बाद भारत। समझ गए बात को। तो आर्यों का आगमन भारत में कहां से हुआ, तो बोलना है आपको कि आर्यों का आगमन भारत में ईरान से हुआ है। क्लियर है यहां तक? आइए अब जो ये आर्य भारत में आते हैं तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी, तो उन किताबों में उन साहित्यिक में सबसे पुराना साहित्य कौन सा है वो आपको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन सा सबसे पुराना होगा? तो देखिए सबसे पुराना जो साहित्य है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। आंसर क्या लगाएंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना साहित्य है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों की जो रचना हुई है, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों की रचना कहां हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में इन तीनों की रचना हुई है। क्लियर है यहां पर आपका? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक काल। इसलिए वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है इसे हम ऋग्वेद है इसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वैदिक काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इन तीन वेदों की रचना हुई है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है यहां तक? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हमारा पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? ऋग्वैदिक काल को बोलिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि सामवेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? ठीक है, वेदों को आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। वेदों को छोटा बनाने के लिए क्या रचना हुआ है, तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। तो बोलता है ऋग्वेद का जो संबंध है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ से है। देखिए प्रश्न आपका जो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, साहित्यिक आपके सिलेबस में दिया है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने का स्रोत क्या है, तो इतिहास जानने का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हम लोग आर्यों के बारे में जानते हैं और आर्यों के जो क्रियाकलाप है, आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सब के बारे में हम लोग ऋग्वैदिक काल से जानते हैं। आर्य लोग पूजा पाठ कैसे करते थे, मंत्रों का उच्चारण कैसे करते थे, इन सभी की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसके बाद जो वेद आया उसमें भी आर्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन आर्यों का जो व्यवस्था था उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो प्रारंभिक व्यवस्था और जो उसके बाद की जो व्यवस्था आई, दोनों में अंतर दिखाई देता है। समझ गए? तो ऋग्वेद के बाद का जो वेद है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। बोलता है ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? ऐत्रेय से, पंचविश से, शतपथ से, गोपद से, किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो देखिए ऐसे तो ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से होगा, तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। क्या लगा सकते हैं इसका आंसर? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से लगा सकते हैं। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि अन्य जो पंचविश है, शतपथ है, गोपद है, इसके बारे में भी हम लोग जान ले, क्योंकि अगर मान लीजिए ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो इससे हो सकता है आपका प्रश्न पूछ दे। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, इन सभी को बता देना। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, तो यहां पर मैं आपको ट्रिक लिख देता हूं, है ना, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए गोवा, गोवा में यस, यस के, एड़ी, एड़ी में सांप काटा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो इसको सबसे पहले आपको अंडरलाइन कर लेना है। गोवा को, यस को, एड़ी को
और सांप को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। जैसे ग है, ग, यस, एड़ी, सांप, इतना है। जैसे गोवा है, तो गोवा से क्या होगा? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है, अथर्ववेद से। अब वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। आपके बारे में पूछेगा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, या है तो या से यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है। और यजुर्वेद का संबंध किससे है? शतपथ, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। शतपथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। ए है तो ए से ऐत्रेय हो गया, ऐत्रेय। और ऐत्रेय का संबंध किससे है? तो ऐत्रेय का संबंध है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से हो गया। सा है, सा से हम लोग लिख सकते हैं सामवेद, सामवेद। और सामवेद का संबंध किससे होगा? तो सामवेद का संबंध होगा पंचविश से होगा। सामवेद का संबंध किससे होगा? तो पंचविश से होगा। तो ये आपका एक ट्रिक हुआ जो वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। इस ट्रिक को आप लोग लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी ब्राह्मण ग्रंथ का कोई प्रश्न रहे, किसी भी एग्जाम में रहे, तो आप ये ट्रिक को याद करके जाएंगे, वो प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मित्र, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गोवा, गोपथ ब्राह्मण, अ से अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन है ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। य से यजुर्वेद, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ए से एरी, ऐत्रेय, ऐत्रेय का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। सा से सामवेद, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर है यहां तक? आइए चलिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। विरहत संहिता में क्या जानकारी मिलता है? विरहत जो संहिता है उसमें हमें क्या चीज के बारे में जानकारी मिलता है? ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद, काव्य और मंत्र, किसके बारे में हमको विरहत संहिता की जानकारी मिलती है? क्या बताता है विरहत संहिता? हमें क्या बताता है? ज्योतिष विद्या के बारे में बताता है, आयुर्वेद के बारे में बताता है, काव्य के बारे में, मंत्र के बारे में। तो देखिए, जो विरहत संहिता जो पुस्तक है ये हमें किसके बारे में बताता है? तो ये हमें ज्योतिष विद्या के बारे में बताता है। ठीक है, ज्योतिष विद्या के बारे में हमें विरहत संहिता बताती है। प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन, कालिदास, वाक्पति, हेमचंद्र। प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन है, कालिदास है, वाक्पति है, हेमचंद्र है। कौन है प्रियदर्शिका के रचनाकार? हर्षवर्धन, कालिदास, वाक्पति, हेमचंद्र। तो देखिएगा, प्रियदर्शिका के जो रचनाकार हैं वो आपके हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका की रचना की है, जिसमें उद्यन राजा के बारे में
कहानी है। उदयन राजा के कहानी का चर्चा आपको प्रियदर्शिका में मिलेगा। ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित ये पुस्तक है, ठीक है, प्रियदर्शिका। श्वेताश्वरो उपनिषद किस ग्रंथ का उपनिषद है? श्वेताश्वरो उपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद किस ग्रंथ का उपनिषद है? तो हर ग्रंथ का अपना, हर वेद का कुछ ना कुछ उपनिषद होता है ना। तो उसी प्रकार से श्वेताश्वर उपनिषद किसका है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है वो किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर एक उपनिषद है। श्वेताश्वर का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। तो इसका अर्थ यहां पर लिख देंगे, श्वेताश्वर का अर्थ क्या है? सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा, ठीक है। और ये किस ग्रंथ का उपनिषद है? तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद किस ग्रंथ का है? तो यजुर्वेद का है। क्लियर है यहां तक? आइए देखिए, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि एक तरफ हमारा वेद है और दूसरी तरफ हमारा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अब उसी ट्रिक का उपयोग करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। उसी ट्रिक का उपयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और एक तरफ आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय है, शतपथ है, पंचविश है, गोपथ है। क्या लगाएंगे बताइए? देखिए, ऋग्वेद है तो ऋग का क्या हो जाएगा? एड़ी हो जाएगा। ऋग्वेद का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद है तो मैंने बोला था यश, शतपथ का यजुर्वेद हो जाएगा, ये यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद है, साम बोला था तो सामवेद का पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद है, गोवा में का चर्चा मैंने किया था, तो गोपथ का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, एक दूसरे के सामने, है ना, आंसर है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? बहुत अभिलेख है ना, तो अभिलेख भी एक पुरातात्विक साधन के रूप में जाना जाता है। भारत में अभिलेख का जो चर्चा होता है वो अशोक के समय से, अभिलेख जो है वो अशोक के काल में, मौर्य प्रशासन के काल में अभिलेख परंपरा की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, है ना। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? मंदसौर कहाँ है? तो एमपी में है। मंदसौर आपका एमपी में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? यशोधर्मन, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, किससे होगा मंदसौर अभिलेख का संबंध? देखिए, मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख जो है, ये इसका जो संबंध है किस राजा से है? तो यशोधर्मन से है। इसका संबंध किस राजा से होगा? तो यशोधर्मन से होगा। मंदसौर एमपी में है। संस्कृत अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर लिख दीजिएगा। मंदसौर अभिलेख जो है वो कैसा अभिलेख है? तो संस्कृत अभिलेख है। संस्कृत अभिलेख है। इसमें यशोधर्मन का वर्णन किया गया है, ठीक है। यशोधर्मन प्लस मिहिर कुल,
मिहिर कुल जो था वो शैव अनुयायी था। मिहिर कुल क्या था? शैव मतावलंबी था। तो मिहिर कुल का और यशोधर्मन का वर्णन किया गया है। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था, तो उसकी विजय का वर्णन, यशोधर्मन की विजय का वर्णन इसमें क्या है? मंदसौर अभिलेख बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, इसमें बौद्ध धर्म की भी चर्चा है। मंदसौर अभिलेख में याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भी चर्चा है। ठीक है। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से, विजयसेन से, समुद्रगुप्त से, इनमें से कोई नहीं। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? तो स्कंदगुप्त से, विजयसेन से, समुद्रगुप्त से, इनमें से कोई नहीं। देवपारा अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त, विजयसेन, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, देवपारा अभिलेख का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो बंगाल के जो शासक थे विजयसेन, तो विजयसेन से इनका संबंध है। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? तो विजयसेन से। विजयसेन के बारे में चर्चा है, उसका विस्तृत वर्णन विजयसेन के बारे में किया गया है देवपारा अभिलेख में। किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करती है? किसके सलाह पर राज्य जो है वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद। राज्य में जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्य में जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी जो नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मुख्यमंत्री आपका दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन में राज्यपाल दिया हुआ है। ऑप्शन में राज्यपाल दिया हुआ, तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। ऐसे अगर राज्यपाल नहीं रहता है ऑप्शन में तो मुख्यमंत्री रहता है, तो मुख्यमंत्री कीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल क्या करते हैं? उन्हें शपथ ग्रहण करवाते हैं, है ना, और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है वो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल के प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है। कहीं विधानमंडल है तो विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद आते हैं, तो कहीं कहीं विधानसभा है तो कहीं आपका विधान परिषद है। तो किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल। क्योंकि आंसर में, ऑप्शन में कहीं भी मुख्यमंत्री हमारा नहीं दिया हुआ है। अगर मुख्यमंत्री रहता तो हम लोग मुख्यमंत्री को आंसर कर देते, क्योंकि मुख्यमंत्री सलाह देते हैं कि नहीं ये व्यक्ति हमारे मंत्री बनेंगे, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करवाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको बताना है। अशोक थे। देखिए, आज मैंने कुछ अच्छा प्रश्न और जरा सा हल्का भी प्रश्न है, क्योंकि मेरा दूसरा क्लास ये चल रहा है। पहला क्लास मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, है ना, तो उसी सिलेबस पर आधारित आज मैंने आपको प्रश्न दिया है, क्योंकि एग्जाम में हल्के भी पूछते हैं, कुछ हार्ड प्रश्न भी पूछते हैं, सब मिलाकर आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आपको सब तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का आदत होना चाहिए। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र। बताइए। अब जो नहीं जानते तो उनके लिए तो ये टफ हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त है, याद रखिएगा। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद कौन आते हैं? बिंदुसार आते हैं, उसके बाद अशोक आते हैं।
फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? फाहियान चीनी यात्री था और ये किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ये आया था और साथ में बौद्ध ग्रंथों को भी ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसमें असफल रहा। ये किसके शासनकाल के दौरान ये भारत का दौरा किया था? फाहियान। ऑप्शन क्या बोलता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे फाहियान जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य के रहे हैं, राजा रहे हैं, और इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्हीं के शासनकाल में फाहियान जो आया था वो भारत आया था, याद रखिएगा। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आप याद रखिएगा हैनसांग आया था। हैनसांग जो आया था, जिसे हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार हैनसांग को कहा जाता है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किस राज्य ने किया था? तो सर्वप्रथम राजस्थान ने किया था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान ने। हम लोग जब एक टॉपिक बाय टॉपिक जब अध्ययन करेंगे पॉलिटी का, तो उसमें विस्तृत रूप से हम लोग का क्लास होगा। और फिर आप देखेंगे कि जब इतिहास का हमारा जो क्लास चलेगा, और मैंने आपको बताया कि क्लास के लिए आपको जो पहले जो नंबर दिया हुआ था स्क्रीन बोर्ड पर, तो उस पर आप लोग एक बार जरूर कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि विस्तृत क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान ने किया था पंचायती राज। और ये जो संस्थाएं थी वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर गठन किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो ये प्रश्न पूछता है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने किस चीज पर बल दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पर बल दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्लियर है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और एक और इसी में प्रश्न आता है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और इसने क्या बात किया था? तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था। द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में चर्चा किया था। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? आपको बताना। जो हमारी जो सरकार है वो संवैधानिक सरकार है, संविधान के नियमों कानूनों के अनुसार वो बंधी हुई है। तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार चलाना, कानून के अनुसार सरकार चलाना, लोकतांत्रिक सरकार चलाना, इनमें से सभी क्या होगा? जो संवैधानिक सरकार है वो क्या करती है, आपको बताना है मित्र।
संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार चलाती है, कानून के अनुसार सरकार चलाती है, लोकतांत्रिक सरकार होता है, इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। क्योंकि जो संवैधानिक, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में रह रहे हैं और यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, तो बीजेपी सरकार जो है क्या कर रही है? संविधान के जो शर्तें हैं उसको देखकर कानून बना रही है ना। कुछ ऐसे कानून बना रही है जिससे कि संविधान का कोई भी बात उल्लंघन ना हो पाए। जो भी कानून बनाया जा रहा है संविधान की बातों को ध्यान में रखते हुए, संविधान में जो नियमें दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, सरकार जो है वो अपनी कानून बना रही है, मार्गदर्शक है। संविधान सरकार का एक मार्गदर्शक है। कानून के अनुसार सरकार जो चलता है कानून के अनुसार चलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जुल्म करता है तो उसको सजा देगी, सरकार देगी सजा, है ना। लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा चुन कर आए हैं योगी जी को जनता ने चुना है। सभी, तो सभी आंसर होगा इसका आंसर आप लोग सभी करेंगे। पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था किसके बीच में? नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में, नेहरू और मंडेला के बीच में, गांधी और चू एन नाई के बीच में, गांधी और मंडेला के बीच में। पंचशील जो समझौता था उसमें 5 बातें कही गई थी। 5 बातें थी कि हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सीमा की सुरक्षा करेंगे, हम लोग किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना। जो भी मसला होगा, जो भी विवाद होगा वो मिल बैठकर समझाएंगे, सुलझाएंगे उसे। तो इस तरह से 5 उन्होंने समझौता किया था। और ये किसके बीच में हुआ था? नेहरू के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ, या किसके बीच में हुआ? नेहरू और मंडेला के बीच में हुआ, गांधी और चीन के बीच में हुआ, गांधी मंडेला के बीच में। तो ये जो पंचशील समझौता जो था भारत और चीन के मध्य में हुआ था, तो ये आपका नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ? संविधान सभा का जो निर्माण सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने इनका आह्वान किया था कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो संविधान सभा हमारा बना, उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। तो कब हस्ताक्षर किए थे वही प्रश्न पूछ रहा है। 26 को, 24 को, 28 को कब किए थे वो? 26 को, 28, 24, 26 नवंबर। तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर जो हस्ताक्षर किया था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान उस समय लागू नहीं हुआ था। तो पहला जो हस्ताक्षर होगा वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन को ही संविधान हमारा अंगीकृत किया गया। देखिएगा आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी बुक के जो पहला पेज है उसमें प्रस्तावना दिया हुआ है, और प्रस्तावना के नीचे 3 शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत, ये प्रस्तावना के नीचे का शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आत्मर्पित। तो अंगीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो यहां पर लिख सकते हैं अंगीकृत का अर्थ क्या है? स्वीकार करना। अधिनियमित का अर्थ क्या है? लागू करना, अपने ऊपर लागू करना। और आत्मर्पित का मतलब क्या होता है? स्वयं को अर्पण कर देना, स्वयं को अर्पण कर देना, है ना। बहुत कंफ्यूजन करेगा, वहां समझ में नहीं आता है कि अंगीकृत का मतलब क्या है, अधिनियमित का मतलब क्या है और आत्मर्पित का मतलब क्या है। आत्मर्पित का मतलब अपने को अर्पण कर देना,
अंगीकृत का मतलब उसको हमने जो प्रस्तावना की जो बातें हैं उसे हमने क्या किया, स्वीकार किया। और अधिनियमित का मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर लागू किया मैंने, है ना, कि अगर उन बातों की हम अवहेलना करते हैं तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है जो हमें दंड देगी, उच्च न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय है वो क्या करेगी, हमें दंड देगी। क्योंकि प्रस्तावना जो है वो मूल संविधान का कोर है ना, या कह सकते संविधान की एक कुंजी है प्रस्तावना। संविधान जो हमारा विस्तृत संविधान है उसका जो सार है वो प्रस्तावना है। समझ रहे हैं बात, वही चीज है। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब प्रस्तावना का उल्लंघन हो रहा है। तो हमने तो अपने ऊपर लागू कर लिया, अब उस लागू किया तो उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो हमको सजा मिलेगी। तो आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। संविधान सभा का प्रधान सलाहकार कौन था? संविधान जो सभा था उसका प्रधान सलाहकार कौन था? B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और B. पटेल, वल्लभ भाई पटेल कौन थे प्रधान सलाहकार? देखिए, अगर संविधान सभा की प्रधान सलाहकार की जो बात की जाए तो यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ से निकल जाए, दो आंसर निकल जाते हैं, एक B.R. अम्बेडकर और एक B.N. राव भी निकलते हैं। लेकिन सलाहकार जब है, प्रधान सलाहकार या संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव को ही आप आंसर लगा दीजिएगा। यही B.N. राव जो थे वो सलाहकार के रूप में थे और B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, आंसर क्या लगाइएगा, B.N. राव, सलाहकार के रूप में। असम का प्राचीन नाम क्या है? असम जो है ना, उसका प्राचीन नाम क्या है? पावा, कामरूप, पिपलीवन और रामग्राम। बताइए।